तो अनेकता वर्ड यानी डाइवर्सिटी जो वर्ड है अनेकता, वो निकल कर आया पहचान से, आइडेंटिटी से। बहुत ध्यान से समझना, ये मेरे वर्षों की जो मेरी पढ़ाई है उन सबका मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं। और बहुत मजा आएगा जब आप इसकी कोर वैल्यू, मैं चाहता हूं कि आप अपनी लवासना की ट्रेनिंग से पहले ही अपने उस कोर को समझ लें और हर चीज में एक थॉट प्रोसेस लेकर आए, मेरे साथ आप चिंतन करें कि मुझे इसको कैसे करना है। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। पहचाने जो है उसके साथ जुड़ जाती हैं, यानी डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी। ठीक है, तभी तो मैं आइडेंटिटी, सपोज दैट मेरे यहाँ कोई पूजा होती है या मेरे यहाँ कोई नमाज होती है, मान लो ईद है, तो ईद उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। होली हो रही है, उस पर्टिकुलर जो है वो जो पंथ है, जो कम्युनिटी है, उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। बट व्हाट अबाउट यूनिटी? यूनिटी मीन्स फैब्रिकेशन। ठीक है, आप उसको फैब्रिकेट कैसा करते हो? तो मेरा पहला टॉपिक है हाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता कैसे, हाउ। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप ये मेरी शर्ट देखो, फॉर एग्जांपल ये शर्ट देखो, ये आपने भी जो शर्ट या टी शर्ट पहनी होगी, इसमें मल्टी कलर है। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक जैसे रेड कलर का है, ये क्रीम कलर है इसका जो धागा है, और एक ये नीला कलर है, इसमें तमाम तरह के जो है वो कलर मिक्स हैं। ठीक है, तो अब आप जैसे देखिए कि यहां पर क्या होता है, हर धागे की अपनी वैल्यू है। ठीक है, और इन धागों के आपस में गुथे होने की वजह से, ये आपने देखा क्या होगा, ये धागे जो होते हैं वो आपस में गुथे हुए होते हैं। इस तरह अपना जो है उनका एक पूरा जाल बनता है। तो ये जो धागे हैं ये आपस में जो गुथे हुए हैं, तब जाकर ये जो है मुझे कपड़ा बना और इससे एक शर्ट अच्छी बनी। तो आप किसकी तारीफ करते हो? आप कहते हो कि यार ये शर्ट अच्छी लग रही है सर, ये जो है शर्ट शूट कर रही है। या मैं कहता हूं कि भाई आपकी टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, आपने बहुत अच्छे कलर जो है चूज किए हैं। तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, हाँ मैंने जो है शर्ट लिया। लेकिन उस शर्ट या उस टी शर्ट का कोर क्या है? उस शर्ट या टी शर्ट का कोर है वो अलग अलग रंग के धागे, जो सही स्थान, सही अनुपात, यानी कि राइट प्लेस, राइट रेशियो में जो है वो क्या है, वो आपस में गुथे हुए हैं। और इनके गुथने की वजह से एक कपड़े का निर्माण हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो जो राष्ट्र के लोग होते हैं, यानी पीपल ऑफ नेशन, पीपल ऑफ नेशन, दे आर वेरी मच लाइक फाइबर्स, यानी उन रेशों की तरह है जिनके बारे में बात कर रहा हूं, ये जो रेशे हैं। और सही स्थान और सही अनुपात में, यानी प्रॉपर प्रोपोर्शन जो है, वो उनके अनुपात में जब राष्ट्र के लोग एक साथ काम करते हैं, ये क्या हो रहा है, ये कपड़े जो है वो एक साथ जो है वो आपस में रेशे जुड़े हुए हैं, और इसीलिए क्या होता है, एक शर्ट बनी। तो शर्ट इज इक्वल टू, यहां पर क्या हुआ, मेरा नेशन हो गया, यहां नेशन हो गया। अब हमने कहा नहीं, भारत एक बहुत प्रोग्रेसिव राष्ट्र है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस करता है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो इसका सीधा सा मतलब, मैं जो दिख रहा है, जो मेरे सामने आउटकम है, इंडिया जो है वो थर्ड जीडीपी बन सकती है, इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है, इंडिया एक सॉफ्ट इकोनॉमी हो सकती है, इंडिया एशिया को लीड कर सकता है। सो दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटपुट। बट हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज द राइट प्रोपोर्शन जो है वो जो रेशे हैं वो सही जगह पर जो है जुटे हुए हैं। अब एक दिन आता है और रेशों में लड़ाई हो जाती है। नीला वाला कहता है यार मैं लाल वाले से कम नहीं हूं। ठीक है, मैं कम नहीं हूं, मैं भी, मेरी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा है। मैंने क्या किया, लाल वाले की एक दिन आपके सामने तारीफ कर दी कि इसमें जो है लाल वाला जो धागा है बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। नीले वाले को ये बात बुरी लग गई। अब नीले वाले ने क्या किया, शर्ट की भावनाओं से छूट गया कि भाई मैं मिला हूं तभी ये शर्ट बना हुआ है। उसने इसको अपनी ईगो पे ले लिया, अपनी पहचान के साथ जुड़े, बोला कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी जो तुमने लाल वाले धागे की तारीफ की और नीले वाले धागे को तुमने छोड़ दिया। मैं क्या, मैं कमतर हूं? मैं लाल वाले से कहां से कम हूं? मेरा अपना कलर है, मैं भी तो शर्ट बना रहा हूं। और उसने जो है बाइकआउट कर दिया कि अब मैं शर्ट का हिस्सा नहीं रहूंगा। अब जहां जहां ये नीले नीले धागे वो उधड़ने शुरू हो गए भाई। अब ये जब उधड़ने शुरू हो गए, मैं आपके सामने आया, तो आप सब ये नहीं कहोगे सर शर्ट कैसी लग रही है, सर 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 फटी हुई है सर, प्लीज चेंज कर लीजिए, यही तो बोलोगे? या आपकी टी शर्ट में ये जो धागे उधड़ने शुरू हुए, तो आपके सामने कोई क्या बोलेगा, यार जरा चेंज करके आना, ये देखो तुम्हारे जगह जगह यहाँ पे फटा हुआ है शर्ट जो है। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा कि जब उस यूनाइटेड जो है, जब तक ये यूनाइटेड थे, ये रेशे एक दूसरे की पहचानों को सम्मान दे रहे थे, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे थे, राइट प्रोपोर्शन में, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पर थे, तो ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी अपनी आइडेंटिटी को पकड़ना शुरू कर दिया कि मैं भाई, मेरी आइडेंटिटी है, जैसे नीले धागे ने अपनी आइडेंटिटी, और उसने कहा भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मेरा फाइबर तुम्हारे साथ जो है वो नहीं जुड़ेगा। नतीजा क्या रहा, आउटपुट, मुझे नुकसान हो गया। और शर्ट, आपने कहा सर शर्ट फट रही है, अच्छी नहीं लग रही है, धागे जो है इसके उधड़े हुए हैं, शर्ट आप चेंज कर लीजिए। तो ये हमारी
इंडियन सोसाइटी के साथ भी होगा। जब तक मेरी और तुम्हारी पहचान और ओरिएंटेशन भारत यानी राष्ट्र के रूप में, नेशन के रूप में है, हमारी तुम्हारी पहचान भारतीय है, हमारे तुम्हारे एक्ट, वर्क, ड्यूटीज, वर्क, ये सब कुछ मेरे राष्ट्र के लिए है। मैं जब कोई भी काम करूं तो मैं सोचूं कि इससे मेरे राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब मैं ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ रहा हूं तो मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरे राष्ट्र के साथ क्या होगा, इसका मेरे जो है वो देश पीछे जो लोग आ रहे हैं उन पे क्या नुकसान हो सकता है। जब मैं कोई पॉल्यूशन कर रहा हूं तो उसके बारे में सोच सकता हूं, पॉलीथीन के बैग यूज कर रहा हूं तो अपने राष्ट्र के बारे में सोचता हूं, जो मेरे द्वारा होने वाला कोई नुकसान है वो मैं अपने राष्ट्र के बारे में सोचता हूं, तो मेरा फाइबर जुड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं ये सोचना शुरू करा, अरे मेरे को इससे क्या लेना देना, सरकार जाने, हम तो इस धर्म वाले हैं, हम तो उस जाति वाले हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है, तो राष्ट्र का फैब्रिक उधड़ना शुरू हो जाता है। और राष्ट्र कैसा लगेगा? शर्ट कैसी लगती है जब उधड़ी हुई होती है? भद्दी, बेकार। तो राष्ट्र कैसा लगेगा जहां पर इस तरह के विवाद आते हैं? भद्दा, बेकार। राष्ट्र की ऊर्जा की तारीफ होगी? कभी नहीं होगी। तो जब तुम्हारे कम्युनल राइट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, तो पूरी दुनिया का मीडिया कहता है कि भारत में सहिष्णुता नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। ये उस भारत के बारे में कहा जाता है जिसके मूल तत्व में वसुधैव कुटुंबकम की बात थी। उस भारत के बारे में कहा जाता है यहां माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। उसके बारे में कहा जाता है कि जो हिंदू है यानी मेजॉरिटी है वो एक्सट्रीमिस्ट हो गया है। जिस राष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में बात होना चाहिए था, जहां गवर्नमेंट की बात होनी चाहिए थी कि टिकाऊ सरकार है, इकोनॉमी है, श्रम शक्ति है, जो है महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उसके बारे में और कोई बात पश्चिमी मीडिया को नहीं समझ में आती है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, देखो ऊपरी जातियों ने निचली जातियों पर कितना अत्याचार किया है, और संघर्ष को बढ़ाने का मौका मिलता चला जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां उनको कैप्चर कर लेती है, अच्छा तुम हमारे पास आ जाओ, तुम इनके पास चले जाओ, ये वाला दल इसके लिए काम करेगा, और संघर्ष बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नतीजा क्या होगा? एज अ नेशन हमारी एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाती है, हमारी एनर्जी खराब हो जाती है। राइट? सो पहला चीज, कैसे? कैसे के लिए मुझे सभी को सम्मान देना पड़ेगा, मुझे सभी की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे चाहे तुम जो है वो कुछ भी खाते पीते हो, तुम्हारा कोई भी पहनावा होगा, मैं इस पे उंगली नहीं उठाऊंगा, और तुम्हें भी मेरी जो है चीजों का सम्मान करना पड़ेगा। और जब आप ये सम्मान करोगे, हृदय से करोगे, तो हम आप मिलकर रहेंगे, और जब हम मिलकर रहेंगे तो राष्ट्र जो है वो एक चमकता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा, हमारी प्रॉस्पेरिटी के बारे में लोग बात करेंगे। राइट? लेकिन जब मैं अपनी लोकल आइडेंटिटीज पे काम करना शुरू कर दूंगा तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए जब आप सर्विस में जाओगे, जब आप लबासना की ट्रेनिंग में जाओगे, सबसे लंबी ट्रेनिंग आपकी इसी विषय पर होगी। आपको सबसे ज्यादा समय तक जो जाने माने स्कॉलर्स आते हैं, जाने माने क्षेत्र के विशेषज्ञ आते हैं, वो आपसे इसी विषय पर बात करना शुरू करेंगे कि पहली बात तो आप भारत के उस फैब्रिक की पहचान करो कि इंडिया का ये फैब्रिक है क्या बेसिकली, यानी वो जो है वो यूनिटी है क्या। और दूसरा हमारे सामने निकल कर आएगा, इसको तुम बनाए कैसे रह पाओगे एज अ ऑफिसर, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जो है स्टेट में, अपने जो है क्षेत्र में बनाए कैसे रह पाओगे? क्यों? क्योंकि आप क्लर्क तो बनने नहीं जा रहे हो, आप तो ऑफिसर बनने जा रहे हो। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का एक हिस्सा बने रहोगे, और आपका सीधे से काम होगा जो सरकार चाहती है उसको इंप्लीमेंट करना। और आप जानते हैं कि आप अगर कहीं पर भी डीएम बनकर जा रहे हैं, आप कहीं शासन करने जा रहे हैं, प्रशासन का हिस्सा है, तो आप चाहते हैं एक शांत समाज आपको मिले, क्योंकि शांत समाज ही प्रोग्रेसिव समाज होता है, यानी उन्नति करता है। समझ गया होगे आप? अगर आप कभी पर्यटन, खूब जो है वो नाव की सवारी करनी, तो आप पहले देखते हो पानी शांत है, पानी शांत है तो आप जो है दूर तक अपनी नाव लेके चले जाते हो, यात्रा करते हो, पर्यटन करते हो। लेकिन अगर उसमें पानी में तूफान उठ रहा हो, लहरें जो है कई कई फीट ऊपर उठ रही, तो आप अपनी नाव कभी नहीं उतारते। तो यहां पे भी यही चीज होती है कि कहां पर आप जाकर बात करोगे, कहां जाकर कहोगे कि मुझे अब लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात करना है, मुझे बाल श्रम का विरोध करना है, मुझे बाल विवाह का विरोध करना है, मुझे कन्या भ्रूण हत्या रोकनी है, मुझे गरीबों की लाइफ में जो है इन्हेंसमेंट करना है, उनको जो है रैन बसेरा देना है, उनको दोनों वक्त का खाना, रोजगार मिलना चाहिए। कब बात करोगे? जिस समाज में आगजनी हो रही हो, हिंसा हो रही हो, जहां इतने चैलेंजेस आ रहे हो, वहां कभी भी आप जाकर ये बात करोगे? आप तो पहला आपका काम होगा जस्ट इस समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। कोई क्वेश्चन ही नहीं आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा। इस समय देश में कोई और डिबेट देख रहे हो? बस एक लॉकडाउन कोरोना, बीमारी ना फैले, और किसी भी चीज के बारे में जो है देश में बात नहीं हो रही कि इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या है, सर्विस आउटपुट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कहां चला गया, हम आगे कैसे जाएंगे। नोबडी इज आस्किंग एनीथिंग। सबका वही जो डिबेट रहा है वो यही रहा है।
तो उस समय आपकी जो पूरी एनर्जी होगी वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में चली जाएगी, और जिस राष्ट्र में उसकी पूरी एनर्जी जो है शांति व्यवस्था कायम करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जा रही है, वो समाज कहां प्रगति कर पाएगा? नतीजा क्या होगा? स्कूल बंद हो जाए। जहां पत्थरबाजी होती वहां स्कूल खुलते हैं क्या? तो बच्चों की एजुकेशन भाड़ में गई। वहां पर क्या लोग जो है वो जा सकते काम पे? नहीं जा सकते, मार दिए जाएंगे, सारे काम खत्म हो गए। तुम क्या उम्मीद करते हो कि महिलाएं जाकर वर्क प्लेस पर काम कर पाएंगी? कभी नहीं कर पाएंगी, उनकी सुरक्षा और खतरे में होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले एक शांत समाज चाहिए, एक यूनाइटेड नेशन चॉइस में चाहिए, जो यूनाइट के रूप में एक जो है वो काम कर सके। राइट, तो अब इसके साथ जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और हम इसीलिए डाइवर्सिटी के बारे में समझते हैं। तो मैं फिर से इसको रैप अप करता हूं। बहुत ही डेप्थ टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये इतनी आसानी से तुम्हें लग रहा है कि कई बार जैसे कई लोगों ने कहा कि सर कुछ कुछ बाउंस हो रहा है, होने दो। अरे भाई, मेरे बड़े बड़े जो नेता थे जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो टीएसआर सुब्रमण्यम रहे हो, चाहे कोई भी हो, आज अजीत डोभाल साहब, जिनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुपर कॉप के रूप में भी जाना जाता है, कि आज वो दिल्ली दंगों को रोक पाए? यहीं दिल्ली में बैठे हुए थे जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या वो दिल्ली दंगों को रोक पाए? नहीं रोक पाए ना। उनके पास तो सारी इंटेलिजेंस थी, वो जो है वो पहले रॉ में भी थे, आईबी में भी थे, और सीधे वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते। उनके और प्रधानमंत्री के बीच में कोई नहीं है, तो वो सुपर पावर है यहां पे। तो इसका सीधा सा मतलब है, समाज एक बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट होता है। समाज, एक सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक विच यू हैव टू डील इन योर पूरी जो है इन योर लाइफ। आपको पूरे जीवन में इसको डील करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा आपको कि मेरे सामने ये चुनौतियां क्या है। जब आप उतरोगे, जब आप सर्विस में जाओगे, और जब आप ब्यूरोक्रेट के रूप में रहोगे, तो आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे कि यार हम किसके बारे में बात करें। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या हुआ, आपने माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू किया, आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, आपके ऊपर इल्जाम लगेगा, अरे तुष्टीकरण कर रहा है, हिंदू विरोधी है। अब आप तो चाहते थे कि जो लोग पिछड़े हैं वो आगे आए, आपको ये समझ है, लेकिन आपके ऊपर इल्जाम लगने शुरू हो जाएंगे। आप जो है, मान लीजिए आप दलितों के लिए काम कर रहे हैं, आपके मन में बहुत पीड़ा है कि उनको आगे जाना चाहिए, तुरंत आपकी कास्ट पूछी जाएगी, भैया कौन ही जाति के हो जो इतना जो है उछल रहे हो? तो आपके जो पॉजिटिव वर्क हैं उन पे भी क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा। आप तो अपने संविधान के अनुकूल चल रहे थे, संविधान ने कहा कि मेरे समक्ष तो सभी कुछ बराबर है, और जो पिछड़ा हुआ उसको आगे लेकर आना है, बट आपने कोशिश किया तो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। ये समाज ही आपका विरोधी बनता है। तो इसके लिए आपको एक समाज का दृष्टिकोण पता होना चाहिए। और जो मैंने जो केस स्टडी पढ़ी है, जो बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, जिनका बड़ा नाम है, बहुत सम्मान है, उन्होंने एक काम तो बहुत अच्छा किया। वो जो है वो समाज के साथ बहुत जुड़े हुए लोग रहे, उन्होंने समाज को प्रेरित किया है, और समाज को प्रेरित करके उन्होंने चेंजेस लिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अभी आप लोग एक वेब सीरीज जानते होंगे, एमएक्स पे आती है शायद, भोकाल करके। तो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, नवनीत सर, 1997 बैच के, तो यूपी कैडर में जो है वो आईपीएस ऑफिसर बन के आए। तो जब वो आईपीएस ऑफिसर बनकर आए तो उनकी पोस्टिंग जो हुई वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पहले मेरठ में, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर उस समय जो था वो क्राइम कैपिटल कहा जाता था। अच्छे अच्छे वहां जाने से घबराते थे, और वहां लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं थी। तो उनकी जो स्टोरी है वो कहते हैं कि जब मैं पहली पहली बार पोस्टिंग लेगा तो मेरे पास 8 लाशें आई थी। एक दो भाई थे बेचारे, पढ़कर आए थे और उनको गोली मार दी, सिर्फ शूट आउट में, उनको कोई लेना देना नहीं था शूट आउट से, और मेरे सामने 8 पहली पोस्टिंग में 8 मनुष्यों की लाशें पड़ी आपके सामने, दिल दहल जाएगा। उनके जान के लाले तक पड़ गए थे, उनके ऊपर जो इतना खतरा आ गया था, लेकिन उन्होंने कैसे जो है वो जनता को जोड़कर जागरूकता के साथ, ठीक है, उसमें एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि वहां पर क्या था कि मोस्टली घरों में जो है वो 50-50 60 साल पुराने केस चल रहे थे, और वहां पर एफआईआर, और क्या किसी ने आम चुरा लिया इसलिए पूरी जिंदगी भर जो उसको एफआईआर चल रही है। तो वो जनता के बीच में गए, आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद उन्होंने आम पंचायत लगाई, और वहां पर उनके जो केसेस माफ किए। बोले यार ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए क्या केस करना। तो धीरे धीरे, उससे पहले उनको बोला जाता था कि यहाँ के लोग पुलिस पर कभी विश्वास नहीं करते, दे नेवर रिलाई ऑन द पुलिस। बताइए, ये स्थिति थी उनकी। तो जब वो वहां गए और लोगों ने जब उनके साथ जुड़े, उनके जो है उनकी लाइफ में पॉजिटिव इनहेंसमेंट किया, उनके केसेस माफ कराए जो बेवजह के थे, तो लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ता चला गया। शुरुआत में मीडिया भी उनके बहुत खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया, और उन्होंने क्राइम को काफी हद तक खत्म किया। 56 एनकाउंटर्स उन्होंने किए, जो अपराधियों के खिलाफ उन्होंने कड़े कदम उठाए। लेकिन जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट हुआ, ज्यादातर कोई अधिकारी आता है जाता है, आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब वो मेरठ से गए तो मेरठ में पोस्टर लगाए गए उनके, और पोस्टर किस बात की कि हमें किसी भी हालत में इनको वापस लेकर आना है, हमें यही अधिकारी चाहिए। लोगों में उनका इतना विश्वास हो गया था कि अगर कोई केस कराने थाने जाता था और पूछता था कि नवनीत साहब है कि नहीं है, अगर वो नहीं होते थे तो वो एफआईआर ही नहीं दर्ज कराते थे। बोले साहब आएंगे तो हम ही उनसे बात करेंगे।
यूथ उनसे जो है प्रेरणा लेते थे कि सर हमें आप जैसा बनना है और आगे जाना है सर्विसेज में, और बहुत से यूथ को उन्होंने जो है वो काफी जो है वो प्रेरणा दिया। तो आप ये समझिए कि जो आपकी सर्विस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस है। आपका जो एक ओरिएंटेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप इसको कैसे कर सकते हो, तो यहां पर जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे जो है वो कर सकते हैं, कैसे चेंज लेकर आ सकते हैं। लेकिन वहां पर देखिए कि पुलिस वाला होने के बावजूद उन्होंने कभी भी जो है आम जनता को डराया धमकाया नहीं। उन्होंने लोगों को अपने साथ लिया, उनको विश्वास दिलाया कि हाँ जो है अगर हम एक साथ खड़े हों तो हम अपराध को मिटा सकते हो। अंत में लोग उनके साथ उनके ऊपर विश्वास करके शुरुआत में बहुत रेजिस्टेंस किया, लोग जो है वो गवाही नहीं देते थे अपराधियों के खिलाफ डर के मारे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास जैसे जैसे उनके ऊपर बढ़ता चला गया, लोग उनके साथ खड़े हो। और जब लोगों की ताकत किसी ऑफिसर के साथ आकर जुड़ जाती है तो वो बहुत आगे चला जाता है। लेकिन लोग क्या होते हैं, लोग जो है वहां पर भी क्या था, वहां पर दो धर्मों में जो है वो गुट बंटे हुए थे, दो अपराधियों के गुट बटे हुए थे, एक अलग गुट था एक अलग गुट था। तो वहां पर जो है लोग अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से बटे हुए थे। उनको आपको यूनाइट करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो कॉज है वो एक समान है। अपराधी अपराधी ही होता है, वो चाहे वो कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई क्षेत्र हो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। और जब उन्होंने लोगों की मानसिकता में बदलाव किया, लोग आकर साथ में खड़े हो गए, तो फिर बल्ले बल्ले। और उसके बाद उन्होंने, आज तो उनको खैर सुपर कॉप के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही जाने कितने अधिकारी हैं, मैंने जिन अधिकारियों की स्टडी की है वो एक्चुअली समाज के मर्म को समझते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, और मैं देख रहा था जब दिल्ली में दंगे हुए तो अजीत डोभाल साहब गलियों में, मतलब अच्छे अच्छे पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस हालत में जो है गलियों में जा सके, हिंसाग्रस्त गलियों में वो जा रहे हैं। और जब मुस्लिम परिवारों के पास गए तो उन्होंने बाकायदा उर्दू में उनको आदाब किया और उनसे जो है वो बहुत ही अच्छे लहजे में बात की, उनको विश्वास दिलाया। मैंने देखा उसमें टीवी में दिखा रहे कंधे पर हाथ रख रहे हैं कि भाई मैं हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सरकार सबके लिए कर रही है। हिंदुओं के परिवारों में गए, वहां पे जो है वो हिंदी में उनसे बात की, उनको समझाया कि कोई डरने वाली बात नहीं, मैं आपके सामने हूं। लोगों को लगा कि इतना बड़ा अधिकारी, इतना नाम है इस बंदे का, सुपर कॉप के रूप में जाना जाता है, आज वो हमारे बीच में आकर खड़ा है। और वो व्यक्ति भी कोई जो है उसको घमंड नहीं कि मैं जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हूं, डायरेक्टली रिपोर्ट करता हूं प्राइम मिनिस्टर को, सर्जिकल स्ट्राइक में मेरा हाथ है, मुझे जो है वो जो है कीर्ति चक्र, इस तरह की चीजें जो मुझे मिल चुकी हैं। तो इस तरह का कोई घमंड नहीं। तो लोगों में विश्वास पैदा किया, और विश्वास पैदा करने का नतीजा रहा कि वायलेंस काफी कम हुआ, जो कम्युनल टेंशन थे वो काफी कम हुए। यानी आपको समाज के साथ संवाद स्थापित करना आना चाहिए, लोगों का भरोसा जीतना आना चाहिए, और लोग आप पर विश्वास करें तो ब्यूरोक्रेसी में ही आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज आप पूरी जो लाइफ होगी, आप सर्वाइवल में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप संवाद तब कर पाओगे जब आप उनको समझ पाओगे। अब आप मेरी बात को समझना, वेन यू हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर सोसाइटी, जहां पर भी जिस भी कैडर में जा रहे हो, जिस भी आप जिले में जा रहे हो, आपको उनको समझना पड़ेगा, उनको उनकी जो मर्म को समझना पड़ेगा, एक्चुअली में इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए। और जब उनको विश्वास होगा कि ये आदमी कम से कम मेरी बात को समझ सकता है, मेरे साथ सिंपैथी रख सकता है, तो वो धीरे धीरे आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। और जब वो आपके साथ जिस दिन आकर एक मंच पर खड़े हो गए और आप उनसे कहोगे अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, अब वो जो ग्राम प्रधान, वो पंचायत का प्रमुख, वो जो जो है वो एक पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल व्यवस्था का जो पुरुष है, जब वो आपका फॉलोअर बन गया, वो आपके साथ जुड़ गया, आप में उसको विश्वास हो गया, और अब आपने उससे कहा कि मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र की सभी बच्चियों को स्कूल भेजिए, तो जो आप डंडे के दम पर नहीं कर पा रहे थे, वो केवल आपकी एक बात, जो ऑर्डर के रूप में नहीं होगा, मित्रवत आप उनसे कहेंगे, और वो व्यक्ति करके दिखा देगा, वो भेजना शुरू कर देगा। और मैंने 15 से ज्यादा जो है वो सफल ब्यूरोक्रेट्स की जब स्टडी की, तो मुझे यही लगा, उन्होंने जनता से बात करना सीखा, जनता से बात करने के लिए उनकी लैंग्वेज सीखी, उन तक गए। याद करिए उस कलेक्टर को जिसका नक्सलाइट्स ने अपहरण कर लिया था उड़ीसा में, उस कलेक्टर को याद करिए, एकदम नया लड़का जो है डीएम बनकर गया, और वो करता क्या था, नक्सलियों ने अपहरण किया क्यों उसका, क्यों? क्योंकि वो बंदा जाता था झोपड़ियों में जाकर बैठ जाता था। वो एक फोटो मैंने देखी कि वो जो है वो बूढ़ी महिला जो है वो अपना जो है वो कोई चावल या कोई चीज जो है वो फटक रही थी, उसको साफ कर रही थी, उसके बगल में जाके बैठ गया। 4-6 लोग और आके बैठ गए, पूछा कौन है, कलेक्टर साहब है। कुछ नहीं पता था, बंदा दुर्गम क्षेत्रों में मोटरसाइकिल लेकर जो है निकल जाता था। तो नक्सलियों को कलेक्टर्स की ताकत से डर नहीं था। कलेक्टर की जो ताकत थी वो बंदूकधारी लोग नहीं थे, वो बॉडीगार्ड्स नहीं थे।
नक्सलियों को डर लगा, बाद में जब इंटरव्यू निकला तो नक्सलियों को डर लगा, अरे यार ये तो हमारा बेस काट दे रहा है, ये बिना हथियार उठाए ये हमारे लोगों को अपनी तरफ जा रहा है, पॉपुलर हो गया। ये शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, ये स्वास्थ्य की बात करता है, ये लोगों तक जाता है, लोगों के अंदर उसकी इतनी फॉलोइंग हो गई जिसकी कोई हद नहीं। नक्सलियों का जो बेस था वो लोग थे, वो कैडर था, वो सरकार के खिलाफ, वो लोग जो है उनको भड़काते थे, सरकार के खिलाफ हिंसा जो है वो करने के लिए उनको मजबूर करते थे, वो द्वेलित होते थे। इस बंदे ने बिना बंदूक उठाए जाकर बोला, भाई बहन माता सबको जो है बनाया, उनके बीच में बैठा, लोगों को विश्वास हुआ, अरे यार ये सरकार का नुमाइंदा इतना बड़ा अधिकारी हमारे साथ बैठ के बात कर रहा है, खाना खा रहा है, विश्वास दिला रहा है, हमारे बच्चियों को स्कूल भेज रहा है, हमारे लिए सुविधाएं इकट्ठा कर रहा है, डॉक्टर को अस्पताल से उठा ला रहा है ताकि हमारा इलाज हो सके। तो किसी घर के एक आदमी को आपने बचा दिया, पूरा घर आपका ऋणी हो जाएगा। और धीरे धीरे नक्सलाइट को सबसे बड़ा लगा, बोले यार ये तो बहुत खतरनाक स्थान है, ये तो रहना ही नहीं चाहिए, उसका अपहरण कर लिया। लेकिन आईएएस ऑफिसर है, बहुत ताकत होती है, पूरा प्रशासन उतर गया, पूरे मीडिएटर्स उतर गए और 24 घंटे के अंदर उसको छुड़ा के लेकर चले गए। राइट, तो ये जो चीज होती है आपके अंदर बदलाव की, वो बड़ी ताकत है जिसमें आप इतिहास में आ जाओगे। आज मैं इस क्लास में बैठा हुआ वर्षों पुरानी घटनाओं के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो 1997 जो है वो 2002 2003 वर्षों पुरानी बात मैं कर रहा हूं, 17-18 साल पुरानी। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो हीरोज हो चुके हैं, वो समाज के वो नायक हो चुके हैं जिनको मेरे बाद भी याद किया जाएगा, इनके कामों को हमेशा जो है एग्जाम्पल के रूप में देखा जाएगा, और ये हीरो आप बन सकते हैं, ये प्रेरणाएं आपके अंदर भी हैं। लेकिन कैसे? जब आप अपनी सोसाइटी को, उसकी यूनिटी को, उसके फैब्रिक को अच्छी तरह से समझ पाओगे। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी व्हाई? बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन, हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है, वी हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन, वी हैव डिफरेंट बायोग्राफिक रीजन, हमारे पास जो जयमंडल है वो भी अलग है, सब कुछ हमारे पास अलग है। दैट्स व्हाई वी हैव अ डाइवर्सिटी। हम तो एक राष्ट्र में कई राष्ट्र हैं, बट उसके बावजूद भी what are the main important aspects or essence or nectar? क्या वो मूल गाढ़ा रस है जिसने हमें जोड़ के रखा हुआ है? वो बांगर सीमेंट है कहां जिसको अंग्रेज नहीं देख पाए, जिन्होंने प्रोक्लेम किया था अरे बस कुछ साल रुको, भारत घुटनों के बल होगा? नहीं, घुटनों के बल आए। और वो फैब्रिक था एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। मैं तुम्हें तुम्हें मानव के रूप में स्वीकार करता हूं, तुम्हारी कोई भी पहचान हो कोई बात नहीं, हम और तुम मानव है। और जब तक ये गुण भारतीय संस्कृति के अंदर है, जब तक ये हमारे अंदर है, तब तक हमारी संस्कृति की कोई भी जो है उसकी नींव को नहीं हिला सकता। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, हम हमेशा इससे आगे निकलते चले जाएंगे। इसलिए जब भी हम अब बात करें आगे, तो हमारी बात हमारे धर्म, हमारी जाति, हमारे क्षेत्र, हमारी भाषा, इन सब से कहीं दूर हटकर एक बड़ा सा नक्शा उस भारत का, उस इंडिया का होना चाहिए। उसकी पावर को एनालाइज करना है। हम उस महान संस्कृत का हिस्सा है। धर्म जो है वो तरबूजे के बीज की तरह होता है। एक बीज धर्म हो सकता है, एक बीज भाषा हो सकती है, एक बीज जो है क्षेत्र हो सकता है, रंग रूप हो सकता है, लेकिन वो सभी उस तरबूज, उस वाटरमेलन का हिस्सा होते हैं। हमारा राष्ट्र उस तरबूज की तरह है, और हमारे जो अलग अलग सेगमेंट्स उसके बीज, उसके फैब्रिक का हिस्सा है। हम उसके गूदे हो सकते हैं, पूरा तरबूज नहीं हो सकते। धर्म जो है वो संस्कृत के ऊपर नहीं जा सकता, कभी याद रखिएगा। तो तुम किसी भी धर्म के मानने वाले हो, कोई बात नहीं, इसकी जकड़न में मत जकड़ो। धर्म का मकसद है मुझे आगे लेकर जाना, मेरी लाइफ को इनहेंस करना। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है। रास्ते अलग हो सकते हैं, कोई इस्लाम के रास्ते जाएगा, कोई हिंदू के रास्ते जाएगा, कोई क्रिश्चियनिटी के रास्ते जाएगा, लेकिन मंजिल सबकी एक है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। और अच्छा इंसान बनने के लिए मेरे पास प्यार, क्षमा, ये सारे जो है वो कॉन्सेप्ट मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से मुझे एक्सेप्टेंस आएगी और मैं तुम्हें जो है वो स्वीकार कर पाऊंगा। और ये स्वीकार्यता मेरी संस्कृति को मजबूत से मजबूत बनाती है। इसीलिए नेहरू ने कहा था कि रोमा मिस्र ये सब मिट गए, कुछ बात है हमारी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हमारी संस्कृति का मूल तत्व है कि हमारी संस्कृति आज भी अक्षुण्ण बनी रही, और ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। इस पानी को हमेशा शांत बनाए रखो, तभी हम तेजी से इसमें जो है आगे जा पाएंगे। उठती हुई लहरों में कभी भी नौका नहीं उतारी जाती, यही आपका पहला काम होगा। इसीलिए जब आपको मजिस्ट्रेट का पोस्ट दिया जाता है तो ये बड़ी जिम्मेदारी आपसे उम्मीद की जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की आपकी जो क्लास का जो सेटअप है वो समझ में आया होगा। डिबेट बड़ी है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको आप जो है वो तुरंत के तुरंत रट डालो। मैं इस आपसे जरूर ये बात कहूंगा कि इसको आत्मसात करो। आज आप सोचो, बैठो, इस पर एक आर्टिकल लिखो। मेरे कहने पर मैंने जो आपसे कही कि आप कहां कहां भारत में पहचानों की टकराव देखते हैं, तो कोलिजन ऑफ आइडेंटिटीज आप बनाओ, इस पर सोचो कि मुझे कहां कहां मैं किससे मिला। कभी ना कभी ऐसा तो हुआ होगा कि आपके घर में या आप किसी के घर गए हो तो आपसे आपकी कास्ट पूछकर जो है कप और प्लेट दिया गया हो।
अगर नहीं हुआ होगा तो किसी ना किसी ने गांव में या कहीं यह कहानी सुनी जरूर होगी। कई बार ऐसा हुआ होगा कि बात करते करते हम थोड़ा धार्मिक उन्माद में चले गए होंगे और हमने दूसरे धर्म के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया होगा। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि हम अपने क्षेत्र को लेकर, अपनी त्योहार को लेकर जो है बहुत अलग बात करते हैं और दूसरों के बारे में बहुत अलग बात करते हैं। जरा देखो कि पहचाने कहां कहां है और इसमें घर्षण क्यों हो रहा है। क्या वास्तव में हमारे मूल तत्व में ये गड़बड़ी है, या जो मीडिया है, या जो पश्चिम का ओरिएंटेशन है, या वहां के जो एनजीओज हैं, वो बार बार हमारी पहचानों की तरफ हमें पोक कर रहे हैं। अरे तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम इस्लामिक हो, इस्लामिक हो, ये बेचारा है, ये जो है वो परेशान, ये राक्षस है। इसके बारे में कहीं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बात तो नहीं हो रही है। और इस पूरे हिंदू, इस पूरे धर्म, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये फलाना हिंदी भाषी है या द्रविड़ियन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसको बार बार बोलते बोलते जो हमारा नेशनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट है उसको हमने डिस्टर्ब कर लिया हो। और अगर कर लिया है तो ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है। राइट दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये क्लास समझ में आई होगी और मैं इसके डेप्थ से डेप्थ एनालिसिस की तरफ जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्वाद चखो और आप सोचो कि कल को आप जब मजिस्ट्रेट बन के जा रहे हो, डीएम बन के जा रहे हो, आईपीएस बन के जा रहे हो, तो आप किन चैलेंजेस को जो है वो करोगे। आपने देखा होगा उसी, अगर आप लोगों ने उस वेब सीरीज को देखा होगा, भोकाल नाम से है, तो उसमें कहता है कि अपराधी और पुलिस वाले में क्या अंतर होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें एक डायलॉग है। तो कहता है अपराधी जब गोली चलाता है तो वो गिनता नहीं है, ठीक है, गिनता नहीं कितनी गोलियां, लेकिन जब एक पुलिस वाला गोली चलाता है तो उसको एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। यानी पुलिस वाले के हाथ बंधे हुए हैं कि अगर वो एक गोली चला रहा है तो उसको हिसाब देना पड़ेगा ये गोली क्यों चलाई थी, उसके ऊपर केस हो सकता है कि गोली क्यों खर्च हो गई। लेकिन अपराधी ताबड़तोड़ गोली चला रहा है, उसको कोई हिसाब नहीं देना है, अनअकाउंटेबल है। यानी सीधा सा मतलब है यहां पर कि आपको एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दी जा रही है, आपको जनता के लिए काम करना है, आपको जनता के साथ काम करना है, उसके मिलजुल कर आगे बढ़ना है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप जनता को समझें और जनता के साथ विश्वास कायम करें। यही कारण है जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैंने देखा उनको न्यूनतम 5 से ज्यादा भाषाएं आती हैं, मोर देन 5 लैंग्वेजेस। और वो लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? क्योंकि उनको लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, उनको इंटरनेशनल बॉडी के साथ कम्युनिकेशन करना, वो स्पेशली ट्रेनिंग लेने जाते हैं। आगे यही जब नवनीत सिकेरा जी की मैं बात कर रहा हूं जो आईपीएस ऑफिसर है, आगे चलकर वो 2 साल जो है वो एमबीए जो है करने गए। और जब वो एमबीए करने गए तो वहां उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी अपनी शेयर की कि वहां पर जो गए उन्होंने देखा कि वहां मोस्टली जो है वो महिलाएं हैं और बेहतरीन काम करें। उन्होंने एक लाइन बोली कि पहले मैं इसलिए महिलाओं की इज्जत करता था क्योंकि वो नारी थी, वो महिला थी, हमें सिखाया गया था महिलाओं की इज्जत करो। लेकिन जब मैं उस 2 साल की अपनी एमबीए की क्लासेस में गया और वहां मैंने जो देखा, उनका टैलेंट देख के मैं विस्मित रह गया और मैंने अब इज्जत इसलिए करनी शुरू कर दी क्योंकि वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। और जब नवनीत सिकेरा जी आते हैं तो उत्तर प्रदेश में वो महिला हेल्पलाइन शुरू करते हैं कि महिलाओं को कहीं पर भी जो है अगर कोई दिक्कत आ रही है, उस ट्रेनिंग से जो वो सीख कर आए वहां उन्होंने जो है वो इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ताकि महिलाएं कहीं भी किसी भी हालत में हो 24/7 उनको हेल्पलाइन अवेलेबल हो। और महिलाओं के लिए एक अलग स्क्वाड उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किया। जाने कितनी महिलाओं को जो उन्होंने विभिन्न प्रकार के हिंसा, यौन शोषण से बचाने का प्रयास किया। एक आदमी इतना कुछ कर सकता है अगर वो उसके अंदर करने की लगन हो, वो अपने समाज की प्रॉब्लम को समझ पा रहा हो। जब वो मुजफ्फरपुर और मेरठ में थे तो उनको प्रॉब्लम समझ में आई कि हिंसा जो है, क्राइम जो है, वो क्रिमिनल किसी काम को करने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बहुत ही जो है वो बेरहमी से उन क्रिमिनल्स को जो है एग्जीक्यूट किया, उनको हटाया, अपनी जान को खतरे में डाला। कई बार उनके ऊपर ऐसे हमले हुए कि उनकी जो है जान के लाले पड़ गए और उन्होंने वो करके दिखाया। और जब दूसरे हिस्से पर आए उनको लगा कि जब आप पोस्टेड हो जाते हैं, आईजी लेवल पे हो गए, तो उनको लगा कि हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों को जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ पा रही है बच्ची? इसलिए स्कूल नहीं जा रही, रास्ते में उसको जो है कुछ गुंडे छेड़ते हैं, कुछ बदमाश छेड़ते हैं, सेक्सुअल क्राइम हो रहे हैं, महिलाएं जो है वो शाम के बाद जो है वो ऑफिस के लिए नहीं निकल सकती हैं, ऑफिस से लौटने में उनको दिक्कत हो रही है। तो उनको समझ में आया कि अगर हम इस आधी आबादी को सुरक्षित करते हैं तो हम अपने राष्ट्र की जीडीपी में बहुत ज्यादा योगदान दे सकते हैं। ये काम आप भी करेंगे कल, लेकिन आपको उस समाज के मूल तत्वों को समझना पड़ेगा, आज यूनिटी को समझना पड़ेगा। अगर ये धागे आपस में लड़ेंगे तो कभी भी शर्ट तैयार नहीं हो पाएगी। इन धागों को अपने कोर के साथ जाना पड़ेगा, एक साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ऊपरी कास्ट हो, निचली कास्ट हो, जो भी हो, जो भी पहचाने हो, मंगोलाइड हो, निग्रो ऑस्ट्राइड्स हो, काकेशाइड हो, जो भी है, वो सभी के सभी मानव हैं, भारतीय हैं और मिलजुल कर भारत के लिए काम करना है। तो मेरा जो ये अभी डिबेट चल रहा है, मैं कोई अभी कंक्रीट टॉपिक पर नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपकी सोच को ओपन करना चाहता हूं। जब ये सोच ओपन हो जाएगी तो अब आपको पता चलेगा कि आपको बेसिकली किस ओरिएंटेशन के साथ काम करना है, पढ़ाई करनी है और सोशल इश्यूज में कैसे जाना है। तो मैं इतना चाहता हूं कि मैंने एक बहुत बड़ा एक डायमेंशन आपके सामने डिस्कस किया है, काफी इंपॉर्टेंट इनपुट चल रहा है, आप इस डायमेंशन का हिस्सा बने।
राइट? इस पर आज आप विचार करें, अपने पॉइंट्स दें कि आपको हमारे समाज में कहां-कहां पहचानों का संकट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है? अगर बोडो में हिंसा हो रही, कोकराझार में हिंसा हो रही, 74 लोग मार दिए जा रहे हैं उस हिंसा में। तो उस हिस्सा का मूल तत्व क्या है? आप इस बात को समझना जिस दिन शुरू कर देंगे ना, उस दिन यूपीएससी में आपको 7 से 8 क्वेश्चन पढ़े आराम से आप कर ले जाएंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या किसी क्षेत्रीय भाषा के बारे में। आप देखिए कितना मजा आए यहाँ आपको आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो है वो आपको एक डिबेट में मजा आया होगा। माइंड को ओपन रखिए, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको पूरे धैर्य के साथ समझिए और इस पर अपना एक खुद का चिंतन प्रकट करिए, खुद का अपना एक थॉट प्रोसेस लेकर आइए और फिर देखिए कितना मजा आपको आएगा कि मुझे नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। कल मेरा टॉपिक और डेप्थ के साथ होगा, लेकिन मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा जब पीछे से आप जो है वो चीजों को करना शुरू कर देंगे, पीछे से आप पकड़ते हुए आएंगे। अब कल जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे। तो जनसंख्या क्या होती है इस बारे में मैं और बात करूंगा। और एक टॉपिक जो यूपीएससी में सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है गरीबी, पुअर्टी। तो इन टॉपिक्स पे कल मेरा एक डिस्कशन होगा और मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ पढ़ें, जैसे ब्राह्म आहूजा की बुक है या एनसीईआरटीज की बुक है। इकोनॉमिक्स में आपको ये सारे टॉपिक, पॉपुलेशन, पुअर्टी, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो बेसिकली देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि है तो ये पार्ट इकोनॉमिक्स का, लेकिन हम पढ़ते हैं इसमें सोसाइटी में, क्योंकि इकोनॉमिक्स सोसाइटी के लिए और सोसाइटी इकोनॉमिक्स के लिए काम करती है। इसीलिए मैंने सोशल इश्यूज शुरू किया है। अगर आप वाकई में ट्रूली उतरना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी में, तो पहले अपने समाज को समझ लो, उसके कैरेक्टर को समझ लो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ लो, चैलेंजेस को समझ लो, स्ट्रक्चर को समझ लो। फिर देखो तुम्हें कितना मजा आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में, कितना मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में। आपको मकसद पता चल जाएगा मुझे पढ़ना क्यों है, ये प्रशासन कहां से है, ये शासन कहां से आ रहा है, ये अर्थव्यवस्था क्या है, मैं अपने भूगोल से क्या हासिल कर लूंगा। और आपको वो ओरिएंटेशन मिलना शुरू हो जाएगा। और मेरी इन क्लासेस के बाद मैं, यकीन मानिए, अगर आपने अपना दिल और दिमाग यहां मेरे साथ लगा दिया है और आपको वो फील हो रहा है कि ये क्या डिबेट चल रही है, यकीन मानिए आपका जो डायमेंशन, आपका जो दृष्टिकोण हो बहुत वाइडर हो जाएगा और आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू कर देंगे और नो बडी कैन स्टॉप यू। उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा, बशर्ते अपने हिंदुस्तान और उसके समाज के साथ अपना दिल और दिमाग लगा दो। आप नैरो जो डिस्कशन उससे निकलकर ब्रॉडर डिस्कशन की तरफ आप जाना शुरू करो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।